बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। We were doing the textbook exercise of chapter 5 which is about where does our food come from. We are done with question number 1, 2 and 3. आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं question number 4 and question number 5 को सॉल्व। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। So students, question number 4. Question number 4 में बात हो रही है मिनरल्स की। प्लांट को ग्रो करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए डिफरेंट मिनरल्स की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे जो मिनरल्स होते हैं वो प्लांट के काम आते हैं ताकि वो ग्रो कर सकें, अपनी रूट्स को डेवलप कर सकें या फिर प्रोड्यूस कर सकें फ्रूट्स को या फ्लावर्स को। तो ये जो मिनरल्स होते हैं ये कहाँ से आते हैं प्लांट के अंदर, किस लिए इस्तेमाल होते हैं, इनकी कमी से क्या होता है, हम सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बेस करता है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू प्लांट्स गेट मिनरल्स फ्रॉम। प्लांट्स को ये मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? मैंने इसके आंसर में लिखा सॉइल। प्लांट को ये तमाम मिनरल्स मिलते हैं फ्रॉम द सॉइल जिसके अंदर हम प्लांट को ग्रो करते हैं या उगाते हैं। अब सॉइल के अंदर वैसे तो इनिशियली या नेचुरली प्रेजेंट होते हैं ये तमाम मिनरल्स, मगर हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स को ताकि वो सॉइल में मौजूद इन मिनरल्स की क्वांटिटी को बढ़ा दें। मगर अल्टीमेटली प्लांट्स जो हैं वो डायरेक्टली कहीं से भी फर्टिलाइजर्स या मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। उसकी सोर्स सिर्फ एक है, दैट इज द सॉइल। द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाउ डू मिनरल्स गेट इनटू अ प्लांट। सॉइल के अंदर तो मिनरल्स मौजूद हैं और प्लांट्स जो हैं वो सॉइल में से मिनरल्स को लेते हैं, मगर किस तरह से ये मिनरल्स प्लांट के अंदर एंटर होते हैं? इसके आंसर में मैंने लिखा रूट्स। रूट्स के थ्रू हमारे ये मिनरल्स जो सॉइल में मौजूद हैं वो आ जाते हैं प्लांट्स के अंदर। मैं एक दफा आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि किस तरह से ये प्रोसेस टेक प्लेस करता है। सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं मिनरल्स। जब सॉइल में ऐड होता है वाटर तो ये मिनरल्स वाटर के अंदर जाके डिसॉल्व हो जाते हैं और हमारी प्लांट्स की जो रूट्स हैं उनके पास मौजूद होते हैं रूट हेयर। ये जो हेयर है ये एब्जॉर्ब करता है पानी को। ये वो पानी है जिसके अंदर मिनरल्स डिसॉल्व हैं। इसीलिए ये जो मिनरल्स का डिसॉल्व होना है पानी के अंदर और पानी का एब्जॉर्ब होना है बाय द रूट हेयर, बिल्कुल इसी पैसेज के थ्रू हमारे मिनरल्स एंटर कर जाते हैं प्लांट के अंदर। तो आपने इसके आंसर में लिखना है थ्रू रूट्स। मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन, सजेस्ट हाउ शॉर्टेज ऑफ मैग्नीशियम माइट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। अगर एक प्लांट के अंदर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा उसका अफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस? आइए देखते हैं कि इसके आंसर में मैंने क्या लिखा। तो स्टूडेंट्स, जब हमने डिस्कस किया कि कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं हमारे प्लांट को और उन न्यूट्रिएंट्स का इन प्लांट्स के अंदर क्या फंक्शन है, तब हमने मैग्नीशियम को भी पढ़ा था। आपको पता है कि मैग्नीशियम जो है वो प्लांट को चाहिए टू मेक द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इसीलिए मैंने इसके आंसर में लिखा क्लोरोफिल विल नॉट फॉर्म। क्लोरोफिल किस लिए काम आता है? पहली बात तो ये कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से एक प्लांट के अंदर क्लोरोफिल नहीं फॉर्म होगा। क्लोरोफिल ना फॉर्म होने की इंडिकेशन या सिम्टम ये है कि जो लीव्स हैं वो येलो हो जाएंगे। अब मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से क्लोरोफिल नहीं बना। अगर एक प्लांट के अंदर क्लोरोफिल नहीं बनता तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। मैं आपको याद करा दूं कि क्लोरोफिल क्या रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिससे सनलाइट को एब्जॉर्ब करना होता है लीव्स में। अगर ये सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होती तो जो इनिशियल प्रोडक्ट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के, दैट आर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उनकी ब्रेकडाउन नहीं होगी। अगर उनकी ब्रेकडाउन नहीं होती तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म नहीं होंगे which are glucose and oxygen। इसका मतलब अगर एक प्लांट के अंदर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, मैग्नीशियम मौजूद नहीं है, तो क्या होगा कि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस टेक प्लेस नहीं कर सकेगा। दिस वाज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन, most artificial fertilizers contain nitrates and phosphates. Suggest a reason for their use. काफी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स या फिर हम कह सकते हैं कि तमाम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स के अंदर नाइट्रेट्स और फॉस्फेट मौजूद होते हैं। अब क्या वजह हो सकती है इनके पीछे? नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर मेकिंग न्यू प्लांट स्ट्रक्चर्स एंड फॉस्फोरस हेल्प्स इन रूट डेवलपमेंट। यहाँ पे बात हो रही है नाइट्रोजन की और फॉस्फोरस की, जबकि आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर में डलने वाले प्रोडक्ट्स हैं नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। मैं आपको बता दूं कि नाइट्रेट जो है वो नाइट्रोजन का सॉल्ट है और फॉस्फेट जो है वो फॉस्फोरस से बना हुआ कोई सॉल्ट या कोई कंपाउंड है। अब आपको पता चल गया
कि हम प्रोडक्ट्स इस तरह के इस्तेमाल करते हैं जिनकी ब्रेक डाउन के बाद हमें या तो नाइट्रोजन मिल जाए या फिर हमें फॉस्फोरस मिल जाए। अब नाइट्रोजन किस लिए काम आता है हमारे प्लांट के? नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर मेकिंग न्यू प्लांट स्ट्रक्चर्स। नाइट्रोजन प्रोटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट या एसेंशियल कंपोनेंट है। प्रोटीन जिस तरह ह्यूमन बींग्स में मसल फॉर्म करता है, टिश्यूज बनाता है, बिल्कुल इसी तरह ये नाइट्रोजन काम आता है प्लांट के कि वो अपने स्ट्रक्चर्स बना सके। प्लांट के स्ट्रक्चर्स में स्टेम और लीव्स जैसे स्ट्रक्चर्स हम काउंट कर सकते हैं। जिस तरह ह्यूमन बॉडी में टिश्यूज बनते हैं, बिल्कुल इसी तरह प्लांट में भी टिश्यूज फॉर्म होते हैं और इन टिश्यू की फॉर्मेशन के लिए प्लांट्स को जरूरत होती है नाइट्रोजन की। सेकेंड इज फॉस्फोरस। इट हेल्प्स इन रूट डेवलपमेंट। फॉस्फोरस हेल्प करता है एक प्लांट को टू डेवलप इट्स रूट्स। अगर एक प्लांट के पास रूट्स अच्छे तरीके की मौजूद ना हो या स्ट्रॉन्ग रूट्स मौजूद ना हो तो क्या होगा कि वो सॉइल के अंदर से ना तो मिनरल्स एब्जॉर्ब कर सकेगा ना वाटर एब्जॉर्ब कर सकेगा और उसकी स्टेबिलिटी भी कम होगी। इसका मतलब कि वो सॉइल के अंदर अच्छे तरीके से स्टैंड नहीं कर सकेगा क्योंकि उसकी रूट्स जो हैं वो वीक होती हैं। इसीलिए फॉस्फोरस चाहिए होता है प्लांट को टू डेवलप इट्स रूट्स और नाइट्रोजन चाहिए होता है प्लांट को टू फॉर्म न्यू प्लांट टिश्यूज। इसीलिए जब हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं सॉइल के अंदर तो उनके अंदर नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स का होना बहुत जरूरी है। So this was the answer to question number 3. Moving towards question 4. Explain why addition of fertilizers in rivers cause rapid algae growth. हमने बताना है कि किस तरह फर्टिलाइजर्स जब ऐड हो जाते हैं वाटर बॉडीज के अंदर, मतलब या तो रिवर्स में या पॉन्ड्स में या लेक्स में, जब फर्टिलाइजर्स ऐड हो जाते हैं तो क्या वजह है कि एल्गी ग्रो करने लग जाता है। What causes the rapid growth of algae? आइए देखते हैं कि मैंने आंसर में क्या लिखा। सबसे पहले हम आंसर को रीड आउट करेंगे। फर्टिलाइजर्स कंटेन द न्यूट्रिएंट्स दैट एल्गी रिक्वायर टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। फर्टिलाइजर्स के अंदर मौजूद होते हैं न्यूट्रिएंट्स या हम कह सकते हैं मिनरल्स। ये जो मिनरल्स हैं यही मिनरल्स चाहिए होते हैं एल्गी को ताकि वो ग्रो कर सके और रिप्रोड्यूस करके फैल सके। इसीलिए अगर फर्टिलाइजर्स वाटर बॉडी के अंदर ऐड हो जाते हैं, जैसे किसी रिवर के अंदर ऐड हो जाते हैं, तो इसमें मौजूद जो मिनरल्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं उनका इस्तेमाल करेगा एल्गी और ग्रो करके रिप्रोड्यूस करता जाएगा और यही वजह है कि उसकी रैपिड ग्रोथ हो जाएगी। सो दिस वाज द आंसर टू द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 4। मुझे उम्मीद है आपने मेरे साथ साथ तमाम आंसर्स को नोट डाउन किया। अगर अब तक आपने कोई भी आंसर नोट डाउन नहीं किया तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, पहले आंसर्स को अपनी नोटबुक्स पर नोट डाउन कीजिए, फिर जल्दी से वापस आइए। वेल डन स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है ड्रॉ अ फूड चेन लिंकिंग दीज ऑर्गेनिजम्स। हमें कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम बताए गए थे और हमने लिंक करना है इन ऑर्गेनिजम्स को टू मेक अ फूड चेन। फूड चेन इस तरह से बनती है कि हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं किसी प्रोड्यूसर से और उसके बाद आता है हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आता है सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है और लास्ट में हमारे पास है टर्शियरी कंज्यूमर। यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स मेंशन थे उनको मैं फूड चेन में लिख चुकी हूँ। नंबर 1 इज एल्गी। सबसे पहले एल्गी होगा बिकॉज एल्गी इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म। इन तमाम ऑर्गेनिजम्स में एल्गी के ऊपर फीड करते हैं श्रिम्प्स। श्रिम्प्स जो है वो एल्गी को कंज्यूम करेंगे। श्रिम्प्स को खा जाती हैं फिशेस और अल्टीमेटली फिशेस को खाते हैं ओटर्स। इसको हम कहेंगे फूड चेन। इस फूड चेन में प्रोड्यूसर होगा हमारा एल्गी, प्राइमरी कंज्यूमर होंगे श्रिम्प्स, सेकेंडरी कंज्यूमर होगी फिश एंड टर्शियरी कंज्यूमर विल बी ओटर्स। तो मैंने आपके सामने फूड चेन बना दी और आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से अपनी नोटबुक्स पे इसको लिखना है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट माइट हैपन इफ फर्टिलाइजर्स एंटर द वाटर फ्रॉम सराउंडिंग। इस फूड चेन के अंदर अगर हम फर्टिलाइजर्स को वाटर बॉडी के अंदर ऐड कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा। आइए देखते हैं कि मैंने आंसर में क्या लिखा। एल्गी विल ग्रो मोर रैपिडली एंड यूट्रोफिकेशन अकर्स। एल्गी जो है वो ज्यादा तेजी से उगने लग जाएगा, उसकी रैपिड ग्रोथ होगी, वो रिप्रोड्यूस करेगा और फैल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से वाटर बॉडी के ऊपर। साथ मैंने लिखा यूट्रोफिकेशन अकर्स। यूट्रिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं, मगर मैं आपके लिए दोबारा बता दूं कि जब एल्गी जो है वो बनना स्टार्ट होती है एक वाटर की सरफेस के ऊपर तो वो एक ब्लैंकेट फॉर्म कर देती है। जब वो एक ब्लैंकेट बना देगी इस वाटर सरफेस के ऊपर तो ना तो सनलाइट इसको क्रॉस कर सकेगी और ना ही ऑक्सीजन बचेगा नीचे एक्वेटिक लाइफ के लिए। अगर नीचे मौजूद एक्वेटिक लाइफ के पास ऑक्सीजन भी ना हो और लाइट भी ना हो तो क्या होगा,
तमाम एक्वेटिक लाइफ अल्टीमेटली मर जाएगी, इट विल डाई, इट विल बी अनएबल टू सर्वाइव। इसीलिए जब भी फर्टिलाइजर्स ऐड हो जाते हैं वाटर बॉडी के अंदर तो ये होगा कि एल्गी जो है उसकी रैपिड ग्रोथ होगी। अभी हमने एक क्वेश्चन का आंसर दिया था कि क्या वजह है कि फर्टिलाइजर्स की वजह से एल्गी ग्रोथ होती है। मैंने आपको बताया कि एल्गी को जो मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं फॉर ग्रोथ या फिर फॉर रिप्रोडक्शन वो मौजूद होते हैं इन फर्टिलाइजर्स में। तो इन फर्टिलाइजर्स के थ्रू एल्गी को मिल जाएंगे मिनरल्स और एल्गी ग्रो करके रिप्रोड्यूस करके फैल जाएगा, ब्लैंकेट फॉर्म कर देगा वाटर बॉडी या रिवर के ऊपर। जब वो ये ब्लैंकेट फॉर्म करेगा तो एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, इट माइट नॉट बी एबल टू सर्वाइव। So this was the answer to question 2. Moving towards the last question of this lecture. So students, the last question is question 3, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है what happens if pesticides enter this water? अभी तक हमने ये समझ लिया कि जब फर्टिलाइजर्स इस वाटर बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो क्या होता है। हमने पढ़ा कि यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस होता है, एल्गी फॉर्म हो जाएगा वाटर सरफेस के ऊपर और एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर फर्टिलाइजर्स की जगह पेस्टिसाइड्स एंटर कर जाएं इसी फूड चेन के अंदर तो क्या होगा। नंबर 1 इज पेस्टिसाइड्स विल बी टेकन अप बाय श्रिम्प्स। श्रिम्प्स जो बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर पेस्टिसाइड्स जो है वो एंटर कर जाएंगे। ये एंटर किस तरह से करेंगे, पेस्टिसाइड्स जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड है इस वक्त। तो ये जो डिसॉल्व्ड पेस्टिसाइड्स हैं इनका श्रिम्प्स के अंदर एंटर करना बहुत आसान है। तो अगर श्रिम्प्स के अंदर ये पेस्टिसाइड्स चले जाते हैं तो क्या होगा। फूड चेन में याद कीजिएगा कि श्रिम्प्स को कंज्यूम करती हैं फिशेस और फिशेस को कंज्यूम करते हैं ओटर्स। इसका मतलब कि अगर इन श्रिम्प्स को हमारी फिशेस कंज्यूम करेंगी तो ये पेस्टिसाइड्स उन फिशेस के अंदर जाके एक्यूमुलेट कर जाएंगे। यही लिखा मैंने सेकंड स्टेप में, विल एक्यूमुलेट इन द फिशेस दैट कंज्यूम देम। जो फिशेस इन श्रिम्प्स को कंज्यूम करेंगी हमारे पेस्टिसाइड्स उन फिशेस के अंदर जाके एक्यूमुलेट कर जाएंगे। इसका मतलब कि उनके अंदर अब ये पॉइजनस पेस्टिसाइड्स मौजूद हैं। द लास्ट स्टेप इज दीज अफेक्टेड फिशेस आर कंज्यूम्ड बाय ओटर्स। ये जो अफेक्टेड फिशेस हैं या फिर पॉइजन्ड फिशेस हैं इनको ओटर्स खा जाते हैं। तो इनिशियली जब श्रिम्प्स ने इन पेस्टिसाइड्स को कंज्यूम किया तो 50% तो श्रिम्प्स की जो पॉपुलेशन है वो उसी पॉइंट पे डाई कर जाएगी, सर्वाइव नहीं कर सकेगी और जो 50% बच जाएगी वो भी पॉइजनस है। और ये जो पॉइजनस श्रिम्प्स हैं इनको खा लेती हैं फिशेस। पॉइजनस श्रिम्प्स को खाने वाली फिशेस भी सर्वाइव नहीं कर सकती, मगर अगर वो सर्वाइव कर भी जाएं तो उनको खा जाते हैं ओटर्स। तो जो ओटर्स इन पॉइजनस फिशेस को खाएंगे वो भी मर जाएंगे, ये फिशेस भी मर जाएंगी और श्रिम्प्स भी मर जाएंगे। इसका मतलब कि अगर पेस्टिसाइड्स वाटर के अंदर एंटर कर जाएं तो इनका एक पॉइजनस इफेक्ट होगा एक्वेटिक लाइफ के ऊपर और पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। पूरी फूड चेन में मौजूद जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी पॉपुलेशन को खतरा होगा। दे कैन डाई एंड द पॉपुलेशन विल बी एट डेंजर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लास्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया और आपने आज के तमाम आंसर्स अपनी नोटबुक्स पर नोट डाउन भी कर लिए। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज।